हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड फिजिकल एजुकेशन टीचर का ये जो फर्स्ट पेपर है वो आपको पता है दोस्तों कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो एग्ज़ाम थी वो एग्ज़ाम 30 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी और पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, और अधिकतम अंक जो है 200 यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग थी और समय जो था वो 2 घंटे का था। ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है वो है। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो मेरे को बुक्स के अंदर मिले हैं वो उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देखिए, सभी तो क्वेश्चनों के उत्तर मेरे को नहीं मिले, लेकिन जिन क्वेश्चनों के उत्तर मिले हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर 4 ऑप्शनों में कोई सा भी नहीं है और मुझे लगता है आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया जाएगा, क्योंकि इसका जो उत्तर है वो है करौली का शासक जो था गणेश पाल सिंह, उपराज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का करौली के शासक गणेश पाल सिंह को। और गणेश पाल सिंह का ऑप्शन जो है इसके अंदर कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आपका, ये निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है दोस्तों हरिराम दास जी, ये इसका सही उत्तर है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका उत्तर मेरे को मिला नहीं। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? आजाद मोर्चा का नेता नहीं था दोस्तों, इसका उत्तर आएगा दाऊ दयाल आचार्य, ये आजाद मोर्चे का नेता नहीं था, बाकी तीनों थे। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विमल शाह। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला जो 6वां क्वेश्चन है वो है, निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है। निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन देखिए, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका उत्तर होगा दोस्तों 2 नंबर का वालर। वालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8 का, ये है, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? ईश्वर विलास महाकाव्य, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का कृष्ण भट्ट, इन्होंने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था। 9 का जो क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, दूसरा है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। और अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो उत्तर है वो देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका जो है वो सही है 4 नंबर का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी सत्य हैं, यानी तीनों इसके जो कथन है वो सत्य हैं कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, ये भी सही है। और तीसरा जो है कथन, अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका चौथा उत्तर जो है वो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 164 खंड 1 खंड क। ठीक है, अनुच्छेद 164 खंड 1 खंड क, इसमें प्रावधान किया है कि किसी राज्य में क्या है,
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला जो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला है, मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे मिला नहीं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 12 का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य प्रशासन के संबंध में दो कथन दिए गए। देखिए पहला कथन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है। दूसरा कथन है, राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया था। ठीक है। अब इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है वो देखिए आप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, इसका सही 3 नंबर का जो उत्तर है वो इसका सही उत्तर होगा। पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, यानी राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी सत्य है। और राजस्थान राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया, ये भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। और दूसरा कथन है, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए थे। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा केवल कथन सेकंड, ये सही है। यानी पहला जो कथन है ये आपका सही नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी, ये सही नहीं है। सेकंड वाला जो कथन है इसका ये सही है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का वो देखिए, ये क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का धारा 21। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसकी धारा 21 जो है ये राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार कीजिए। ये राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव हैं। ठीक है। अब फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है। मतलब इनमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन मुख्य सचिव बना था, फिर बाद में कौन बना था और उसके बाद कौन बना था। तो इनका कार्यकाल के अनुसार इनको सेट करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का यानी सी, यानी सबसे पहले बने थे BG राव, उसके बाद में कृष्णपुरी। ठीक है। उसके बाद में बने थे KN सुब्रमण्यम और उसके बाद में बने थे भगत सिंह मेहता। ये राजस्थान के मुख्य सचिव इस प्रकार से बने थे। तो इसका सही जो उत्तर है वो है 3 नंबर का। फिर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, अनुच्छेद 243 खंड क। अनुच्छेद 243 खंड क में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। यानी जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, चुनाव के बाद में जब विधानसभा की पहले दिन बैठक होती है तो उसकी कार्यवाही का संचालन करने के लिए विधानसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। विधानसभा की गणपूर्ति से रिलेटेड जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 189 खंड 3 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर दोस्तों मेरे को मिला नहीं है, आप पढ़ लो इसको। 20 का जो क्वेश्चन है इसका भी उत्तर मेरे को नहीं मिला। 21 का जो
क्वेश्चन है इसका भी मेरे को नहीं मिला। 22 का जो क्वेश्चन है इसका देखिए उत्तर। 22 का उत्तर है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1922 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। यानी 2022 में जो राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे इनमें से किसको नहीं दिया गया है वो पुरस्कार। तो इनमें उत्तर आएगा डॉक्टर अरविंद मायाराम। इसको राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान नहीं किया गया। बाकी तीनों को दिया गया है। सीन काफ निजाम को दिया गया, केसी मालू को दिया गया, अनिल अग्रवाल को दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है 23 का, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च में आयोजन कहाँ किया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों जोधपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 ये मार्च में जोधपुर में आयोजित की गई थी। फिर 24 का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर देखिए। राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3 नंबर का, यानी 2 व्यक्तियों को। यानी मृतक की जो राख है, मतलब मोक्ष कलश बोलते हैं उसको, मृतक की जो राख होती है उसको मोक्ष कलश बोलते हैं। तो उसके साथ राख लेकर के कितने व्यक्ति जो है यात्रा पर जा सकते हैं, 2 व्यक्ति यात्रा पर जा सकते हैं निःशुल्क। फिर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला है, लेटेस्ट है। 26 का जो है इसका देखिए, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दिसंबर 2023 की स्थिति में। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। अगला जो क्वेश्चन है 27 का, ये देखिए, राजस्थान राज्य में दिव्यांग जनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2 नंबर का बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये राजस्थान का दिव्यांगों के लिए स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। अगला जो क्वेश्चन है 28 का, ये देखिए, हाल ही में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 नंबर का 480। यानी 480 लोक अदालत बेंचों का राष्ट्रीय लोक अदालत चौथे नंबर की में 2022 की में गठन किया गया था। ठीक है, ये महासागरों वाला जो है ये मेरे को नहीं मिला दोस्तों। फिर 30 नंबर का भी नहीं मिला। 31 नंबर का देखिए, 31 नंबर का है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ जो पवनें चलती हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। अगला जो 32 का क्वेश्चन है इसका उत्तर भी मेरे को नहीं मिला। 33 का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर देखिए, इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है। इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 मतलब उत्सर्जक गैप रिपोर्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हरित गृह गैस का योगदान करने वाला देश है वो देश है दोस्तों चीन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 34 का, यह है तालिका 1 को तालिका 2 से सम्मिलित करते हुए पर्वतों की शिखरों की ऊंचाई मीटर में का सही कूट चयनित कीजिए। तो ये दोस्तों पर्वत शिखर की चोटियां हैं और ये उनकी ऊंचाई मीटर के अंदर दी गई है। तो आप इनको जो है सही सेट करना है कि सबसे बड़ी, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी और उसके बाद में उससे छोटी, इस प्रकार से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 2 नंबर का, यानी नंदा देवी। ए नंबर वाली जो नंदा देवी है इसकी ऊंचाई 78-17। ठीक है, फिर बी ये जो है गंगोत्री, इसका है आपका 65-10 फर्स्ट नंबर का। फिर बद्रीनाथ सी में बद्रीनाथ चौथे नंबर का, यानी 38 मीटर ऊंची है। और फिर केदारनाथ इसका 2 नंबर का हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 35 का, इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला। 36 का, इसका भी मेरे को नहीं मिला। 37 का देखिए, 37 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है। इसका उत्तर आएगा 2 नंबर का मिजोरम। दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मिजोरम जो राज्य है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है। ठीक है, 38 का मेरे को नहीं मिला। ठीक है, 39 का, 39 में देखिए,
कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कतिपय कारकों पर विचार करता है, निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 नंबर का मांग पूर्ति की दशाएं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला। 41 नंबर का जो है इसका देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल यानी कोर उद्योगों के सूचकांक आईसीआई में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, इसका उत्तर आएगा होटल एवं परिवहन। 4 नंबर का, खाद भी है, कोयला भी है, सीमेंट भी है, होटल और परिवहन, ये जो है ये 8 मूल उद्योगों के अंदर उद्योगों के सूचकांक में शामिल नहीं है। 42 का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु का भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का चावल। ये 2018 तो भ्रमित करने के लिए दिया आपको, बाकी भारत का जो निर्यात है वो विश्व निर्यातों के रूप में सबसे ज़्यादा हिस्सा चावल का रहा है, हमेशा से चावल का रहता है, चावल का रहा है। ये तो वर्ष तो जो है आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। 43 का उत्तर मेरे को नहीं मिला। 44 का जो है ये भी मेरे को नहीं मिला। 45 का जो है ये भी मेरे को नहीं मिला। 46 का जो है ये भी नहीं मिला। 47 का भी नहीं मिला। 48 का ये आप देख लो। 49 का, 50 का मेरे पास जब आएगा आंसर क्या आएगी तब बताऊंगा मैं आपको दोबारा। 51 का, 52 का क्वेश्चन है, ये 53 का क्वेश्चन है, ये 54 का क्वेश्चन है, ये 55 का क्वेश्चन है, ये 56 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 56 का जो उत्तर है वो देखिए, पंचशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका दोस्तों 3 नंबर का आएगा, दोनों राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना, ये पंचशील के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। फिर 56 ये भी नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा जो है कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये भी सही है। नागरिकों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के अधिकार सिद्धांतों के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना, ये भी सही है। इसके सभी सदस्य सार्वभौम एवं समान हैं, ये इसमें अनुच्छेद 1 में नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब 1 और 2 कथन सही हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया, मेन कारण ये है, बाकी तो देखता तो मिल जाते। ये आगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन आगे आप देख सकते हो इनको। ठीक है, जब आंसर की आएगी तब मैं दोबारा आपको इनके बारे में बता दूंगा, अभी तो आप देख लो। ठीक है, ये आ गया आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए। ये 79 का जो क्वेश्चन है ये देखिए, 79 का क्वेश्चन है, तालिका 1 भौतिक आकृति की तालिका सेकंड स्थान से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयनित कीजिए। तो ये दोस्तों इधर भौतिक आकृति दे रखी है और स्थान दे रखा है कि कौन सी भौतिक आकृति जो है वो किस स्थान में स्थित है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 3 नंबर का, यानी ए, यानी जयगढ़ जो है ये किसकी आकृति है? जयगढ़, ये सिक्कर स्थित है। यह आकृति कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और बी त्रिकुट पहाड़ी, इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर का जैसलमेर में स्थित है। लसाड़िया का पठार, ये सी जो है इसका उत्तर आएगा पहले नंबर का जयसमंद झील का पूर्वी भाग जो है यहाँ स्थित है। और रघुनाथगढ़, ये डी जो है इसका ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर का, यानी ये सिक्कर में स्थित है। ठीक है, तो 3 नंबर का उत्तर इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर का, इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला। ठीक है, 81 का इसका उत्तर देखिए। 81 का क्वेश्चन है, तालिका 1 में दिए गए राजस्थान की नदियों के साथ तालिका सेकंड में वर्णित उनके उद्गम स्थल को सुमेलित करते हुए सही कूट को चयनित कीजिए। तो इधर नदियां दे रखी है और इधर उद्गम स्थल दे रखा है, तो आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सी नदी जो है वो किस स्थान से निकलती है।
तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 4 नंबर का। ठीक है, यानी ए, यानी घग्गर नदी जो है इसका उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, माही नदी का जो उद्गम स्थल है इसका आएगा थर्ड मेहद झील, और चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है इसका आएगा सिका सेकंड जनाबाव की पहाड़ियाँ, और बनास नदी का जो उद्गम है वो आ जाएगा फर्स्ट खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो चौथे नंबर का ऑप्शन इसका सही है। फिर 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर शुष्क और सागवान के वन पाए जाते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिलों के युगम में वालरा कृषि की जाती है? वालरा कृषि, तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? तो गोवंश की नस्ल नहीं है, इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का जमुनापुरी। दोस्तों जमुनापुरी जो है ये बकरी की नस्ल है, ये गाय की नस्ल नहीं है, जबकि गिर, मेवाती और थारपारकर तीनों ये गाय की नस्ल है। 85 का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? महिला साक्षरता दर में पहला स्थान तो इधर कौन सा जिला रखता है, दूसरा स्थान इधर कौन सा जिला रखता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी महिला साक्षरता दर के अंदर पहला जो स्थान है वो कोटा का है और दूसरा स्थान है वो जयपुर का है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 86 का वो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों यानी 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है कितना है? 892। इसका ये सही उत्तर है। 87 में 3 का देखिए, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का ब्यावर। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई ब्यावर में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उस 88 का वो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? इसका सही उत्तर होगा 1985 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसका उत्तर होगा दोस्तों गणेश्वर। जो गणेश्वर जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है वहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। 90 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न में से कौन सा पूर्वावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दुर्गीकरण, यानी कालीबंगा दुर्गीकरण का जो अवशेष है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ, बाकी शैल चित्रों का भी हुआ है, मृद भांड का भी हुआ है और अग्निवेदी का भी प्राप्त हुआ है। 91 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुराविदों में किसने बैराट का उत्खनन किया था? इसका सही उत्तर होगा DR सहानी। ठीक है, इसने बैराट का उत्खनन किया था। फिर 92 का मेरे को मिला नहीं दोस्तों। 93 का देखिए आप, 93 का है, निम्न में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी द्वितीय राणा सांगा के समय मालवा का शासक था। अगला जो 94 का क्वेश्चन है वो है, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों बिहार। आमेर के राजा मानसिंह इस टाइम के दौरान बिहार के सूबेदार थे। अगला 95 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है दोस्तों? इसका उत्तर है अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये शासक है और चौहान शासक है और इनको कालक्रम के अनुसार बताना है कि पहले बार सबसे पहले कौन सा चौहान शासक था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 1 नंबर का होगा। मतलब पहले नंबर पर चामुंडराय था, पहले ये शासक था चौहान शासक, फिर दुर्बल राय तृतीय बना, फिर विग्रह राज तृतीय बना और फिर पृथ्वीराज फर्स्ट बना। इस प्रकार से आएगा। अगला जो क्वेश्चन है 97 नंबर का, ये 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसका सही उत्तर होगा 2 मेजर बर्टन। 1857 क्रांति के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था। फिर आ गया आपके 98 का, 1857 क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक का नवाब, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का वजीरुद्दौला।
1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब जो था वो वजीरुद्दौला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर जो था वो महाराजा गंगा सिंह था। और लास्ट का 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? इसका सही उत्तर होगा राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का जो ठिकानेदार था वो राव कृष्ण सिंह था। तो दोस्तों ये था आरपीएससी द्वारा जो 30 मार्च को और सेकंड ग्रेड फिजिकल एजुकेशन टीचर की एग्ज़ाम आयोजित की गई थी, उसका एग्ज़ाम पेपर, ठीक है। और आंसर की इसकी अभी जारी हुई नहीं है, क्योंकि ये पेपर जो है वो आज जारी हुआ। आंसर की जब जारी होगी मैं आपके लिए आंसर की लेकर आऊँगा, और उसके बाद अपन दोबारा जो है पूरे क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन जो है उसमें हेरफेर होने बिल्कुल नहीं होगा। तो आरपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके पास समय पे मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।